चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात ने हौसला बढ़ाया। पाक फौज ने कारोबारी मौके पैदा करने के लिए माहौल साजगार बनाया। ताजर बरादरी, सिपा सलार और पाकिस्तान आर्मी की मशकूर। होशियार, खबरदार, बजट की आमद है। 23 जनवरी को मिनी बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना असद उमर कहते हैं मिनी बजट में टैक्स खामियों को दूर किया जाएगा। तिजारती खसारा खतरनाक हद तक बढ़ गया, लेकिन फिलहाल IMF के पास नहीं जाएंगे। कोई सौदेबाजी नहीं होगी, एहतसाब सबका होगा। हुकूमत का 2 टोक ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि PTI ने वादा किया था करप्शन से पाक मुल्क बनाएंगे। अवाम ने इमरान खान को मुफाहमत करने के लिए वज़ीर आज़म नहीं बनाया। दुकानों बाजारों को गिराने के लिए भारी भरकम मशीनरी, क्या मलबा उठाने के लिए कोई इंतजाम नहीं। कराची में इंक्रोचमेंट तो कर दी गई, मगर मलबा ना उठाया जा सका। जगह जगह मलबे के ढेर अवाम के लिए इम्तिहान बन गए। कराची वालों को जो हकूक मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। मेयर कराची का एतराफ। वसीम अख्तर एक बार इख्तियारात ना मिलने का रोना रोते रहे। बोले सिंध सरकार ने ताउन नहीं किया, विफाक ने पैकेज नहीं दिया। लैपटॉप स्कीम, बैनर्स पर किसने वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर आवेजा की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया। वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर नासिर अमीन ने हकाइक सामने लाने के लिए इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा एहतशाम। बजे हैं शाम के 5 और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्स्ट्रा। आगाज करते हैं मुआशी बहरान से निकलने और कारोबारी अफराद के एतमाद बहाल होने की कोशिशों का। कल आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराची में ताजरों से मुलाकात की और उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को ये यकीन दिलाया कि हालात साजगार हैं, सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। हिम्मत बढ़ाने का अज़्म, एतमाद बहाली का मिशन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बड़ा कदम। जनरल कमर जावेद बाजवा की ताजरों के साथ बैठक। पाक फौज के सरबराह ने ताजरों पर जोर दिया कि सरमायाकारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हालात अच्छे हैं, ताजर बरादरी फायदा उठाए। ताजर रहनुमा अकील करीम के मुताबिक आर्मी चीफ की मुलाकात ने ताजरों के एतमाद में इजाफा किया। ताजरों ने कारोबार के लिए हालात साजगार बनाने पर पाक फौज को सराहा। वफाकी हुकूमत ने 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर खजाना असद उमर ये कहते हैं कि मिनी बजट जो है वो पेश किया जाएगा और मिनी बजट जब पेश किया जाएगा तो इसमें टैक्स के हवाले से जो खामियां हैं उनको दूर किया जाएगा। मजीद चीज़ें बेहतर करने की वो कह रहे हैं कि हम कोशिश भी कर रहे हैं। पाकिस्तान का तजारती खसारा जो है वो पिछले साल बढ़कर एक खतरनाक हद तक तजावुज कर चुका, जिसकी वजह से तमाम अभी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। सरमायाकारी होगी तो मईशत आगे बढ़ेगी, सरमायाकारी होगी तो नौकरियां पैदा होंगी, सरमायाकारी होगी तो आगे एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो पहली तकरीर की वज़ीर आज़म बनने के बाद, उस तकरीर के अंदर उन्होंने भारत की तरफ भी एक हाथ बढ़ाया कि आए, हमारे जो बाहमी मसाइल हैं और ज़ाहिर कश्मीर उसमें सबसे बड़ा मसला है, सबकी बात करें और तिजारत की भी बात करते हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि भारत की हुकूमत ने उसका मज़बूत जवाब नहीं दिया। मशरकी एशिया है, उसके अंदर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मजमूई मईशत का 27% हिस्सा जो है इंट्रा रीजनल ट्रेड जिसको कहते हैं, यानी खित्ते के अंदर तिजारत के अंदर था। जहां हम रह रहे जनूबी एशिया इसमें ना होने के बराबर है। और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे मुआशियात डॉक्टर कैसर असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कैसर असलम साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज़ एक्स्ट्रा में हमें ज्वाइन करने के लिए। मिनी बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें रखनी चाहिए आपके ख्याल में? टैक्स लगेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स लगेंगे, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और उम्मीदें यही हैं कि पेटियां टाइट करें, चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि ये मिनी बजट सिर्फ एक ही वजह से है कि जो खसारे हैं उनको दूर करना है। अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सब्सटेंशियल इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई। तो कैसे साहब, आप बहुत क्लियरली ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम को इससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए?
ये इस वक्त हुकूमत अवाम के लिए नहीं कुछ करेगी, इस वक्त हुकूमत इन्वेस्टर्स के लिए कुछ करेगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को शायद कम करे, पैसा जो चाहिए वो फिर अवाम से लेगी। 2 साल 2.5 साल अवाम को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब इलेक्शन के करीब आएंगे तो शायद हुकूमत अवाम के बारे में भी सोचना शुरू। अच्छा, इस चीज़ को किस तरह से लिया जाए डॉक्टर साहब? जो ये कहा जा रहा है कि IMF के पास अभी नहीं जाएंगे या अभी हुकूमत ज़रूरत महसूस नहीं कर रही, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा फिर? देखें, इन दोनों तीनों हुकूमतों ने IMF को एक पॉलिटिकल इशू बना दिया है। बात यह है कि IMF एक इंस्टीट्यूशन है, वो जो शर्तें लगाती है वो इंस्टीट्यूशनल हैं, वो प्रोफेशनल हैं, कैपिटलिज्म के हक में होती हैं। जहां हम अल्टरनेट सोर्सेस से लेना चाहते हैं पैसे या आ रहे हैं, वहां जो शर्तें लगी होंगी वो पर्सनल लेवल की होंगी कि यमन के साथ हमने कैसे सलूक करना है, ईरान के साथ कैसे सलूक करना है, इस किस्म की अमेरिका के साथ कैसे सलूक करना है, चीन के साथ कैसे सलूक करना है, जो हम बाहर नहीं आ रही। मगर IMF जो है वो ये तो कह देगी कि जी बिजली की जो है अमीरों को आप जो कम पैसों पे देते हैं वो ना दें, आप उसको कर लें। सो मैं इसको चाहता हूँ कि और सबसे सस्ता खर्चा जो है कर्जा वो IMF देती है। बट ये कहने के बाद हमें ज़रूरत है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, वो है सोर्स। हमें ज़रूरत है कि हमारे जो पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं वो ऑफिशियल तरीके से भेजें, वो है सोर्स। वो 2 सोर्सें हमारी ठीक हो जाएं तो IMF के हमें किसी के पास भी नहीं जाने की जरूरत। डॉक्टर साहब, ये जिन 2 सोर्सेज के हवाले से आपने बात की है, इसके हवाले से कितनी कोशिश आपको नजर आ रही है हुकूमत की? जो जहाँ तक रेमिटेंस है, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को बैंकिंग सेक्टर को ठीक करना पड़ेगा। आपको जो है ये विद होल्डिंग टैक्स उड़ाना पड़ेगा। आपको वो जो 2-3 दिन में पैसे मुंतकिल होते हैं वो 1 दिन में मुंतकिल होने पड़ेंगे। आपको कोई और मराद, वहाँ मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगा। मगर जहाँ तक एक्सपोर्ट्स का है वहाँ शायद हुकूमत इस बजट के साथ साथ शायद 12वीं प्लान भी ला रही है, जिसमें शायद हुकूमत अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एक्सपोर्ट पॉलिसी को वाज़ेह करे। अच्छा। मगर इस वक्त कोई इंडस्ट्री का मिनिस्टर हो, एनर्जी का मिनिस्टर हो या ट्रेड का मिनिस्टर हो, उन्होंने कोई इस किस्म की हमें इंडिकेशंस नहीं दी। प्राइम मिनिस्टर के अलावा शायद ही कोई सीरियस है इस सारे मामले में। ठीक है। अच्छा, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों हमने एक कियोस्क सा देखा था, ताजर बरादरी जो है वो अलग से कह रही थी। अगर आप कहीं जनरली अगर बात की जाए, आप कहीं बाजार में निकल जाएं तो लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि कारोबार जो है वो नहीं चल रहे, ठप पड़े हुए हैं। मीडिया के हालात भी बिल्कुल आपके सामने से, तमाम चीज़ें जो हैं वो डाउन आती हुई नजर आ रही थी। ताजर बरादरी के साथ जो आर्मी चीफ साहब की मौजूदा हालात में मुलाकात है, उसको कितनी अहमियत आप देंगे इस वक्त खास तौर पर? देखिए, मैं ताजर बरादरी की इस बात को एग्री नहीं करता। आप देखें, हमारे जो मॉल्स हैं भरे हुए हैं लोगों से खरीद फरोख्त करने के लिए, पैसे बहुत हैं लोगों के पास, मगर एक खास क्लास ऑफ पीपल के पास हैं और वो खरीद रहे हैं। ये जो आर्मी चीफ की बात हुई है कराची में, ये बड़ी पॉजिटिव है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव, उसके अंदर आर्मी भी एक बहुत बड़ा हमारा रुकन है। वो बायर भी है और वो सेलर भी है। उसने कारोबार भी करता है और वो इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बढ़े, और वो बढ़ेगी तो फिर बजट में पैसे आएंगे। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था जो आर्मी चीफ ने किया। ये दूसरी दफ़ा है, पिछली हुकूमत में उन्होंने ये किया था इन द एंड ऑफ थिंग्स कि वो मिले थे। मगर बात यह है कि गवर्नमेंट की जब तक, आप जिसमें कह रहे हैं मिनी बजट आ रहा है, गवर्नमेंट की जब तक टैक्स पॉलिसी नहीं पता लगेगी तो ये अभी आप देखें कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से ज्यादा किए हैं। ये सारी चीजें जो हैं टैक्स ज्यादा करने से और इंटरेस्ट रेट ज्यादा करने से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे को जाती है। ये उल्टा है कि अगर टैक्स आप नीचे करें और इंटरेस्ट रेट्स नीचे करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो असल में तो प्रॉफिट मार्जिन्स का है। सिर्फ बातें करके या रिक्वेस्ट करके तो
हम इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। दोस्ती में कुछ लोग करते होंगे। तो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है? हमने देखा है डॉक्टर साहब की हुकूमत को काफ़ी इस हवाले से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है कि आपकी टैक्स पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, और यही वजह है कि अगर आप सरमायाकारी की बात करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी जब सरमायाकारी की बात करते हैं कि सरमायाकारी पाकिस्तान लेकर आएंगे और सरमायाकारी होगी, मुल्क तरक्की करेगा, तो सबसे पहले एक सरमायाकारी के लिए आपकी टैक्स पॉलिसी जो है वो वज़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर 23 जनवरी को मिनी बजट आ जाता है तो उसके बाद कितने मुस्बत असरात सरमायाकारी के हवाले से अगर मैं कहूँ तो आपको देखने में मिलेंगे, और उसके ऊपर से आर्मी चीफ साहब की ये तसल्ली भी सरमायाकारों को, एक मैसेज भी कि यहाँ पर हालात जो हैं वो साजगार हैं। जी, बात ये है कि मेरा ख्याल है कि IMF की टीम जब यहाँ आई थी कुछ महीने पहले, वो इनको एक लिस्ट लेके गई थी, और ये मिनी बजट उसी के अंदर ही है कि इनका ख्याल है कि उन्हीं चीजों को हम ठीक कर लें तो IMF के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। तो ये तो हमें नजर आएगा कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है कम होगा। हमने अभी देखा है कि गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल रॉ मटेरियल है, कॉटन है, उसमें 0 ड्यूटी दी है। तो इस किस्म की मरातें नए बजट में आएंगी जो सरमायाकारी, मगर यहाँ और चीजें भी हैं, इनएफिशिएंसीज भी हैं ना मुल्क में। लेबर जो है वो पूरी तरह इंटरनेशनल लेवल पे काम नहीं करती। यहाँ जो है बैंक्स जो हैं उनमें जो विद होल्डिंग टैक्स है, SBR जो है उसने जो लोगों के पैसे रोके हुए हैं और वापस नहीं करती, ये सारी बिजली के अंदर जो इनएफिशिएंसीज हैं उसके बिलों में, ये सारी की सारी जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में ऐड होंगी तो सरमायाकारी शायद लोकल सरमायाकार तो शायद करना शुरू कर दे, इंटरनेशनल सरमायाकार को जरा और चीजें भी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि वो आएंगे, मगर साल लगेगा कोई इस पर। जो रियल बजट आएगा ना 6 महीने बाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, फॉर जनरल पब्लिक, आम अल्फाज में टैक्स अगर लागू होंगे, ऑब्वियसली टैक्स आप कह रहे हैं कि टैक्स लगाए जाएंगे, टैक्स बढ़ेंगे, तो क्या महंगाई बढ़ने वाली है मुल्क में? जी, नेचुरली टैक्स महंगाई को बढ़ाता है, मगर हमने एक और काम भी किया, हमने 4 रुपए सस्ता किया पेट्रोल। अगर ये सस्ता रहा तो वो मिटिगेट कर जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी तो महंगाई करता है ना। तो हम शायद दोनों बातें करें कि एक हाथ से हम देंगे और एक हाथ से हम लेंगे। ठीक है, कॉम्पनसेट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद इख्तिताम मस्बत रहा है। यहाँ पर हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक तवील अरसे बाद स्टॉक मार्केट के कारोबारी हफ्ते में इजाफा देखा गया है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1502 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 4% इजाफे से 39,039 की सतह पर बंद हुए। और इस बारे में बात करते हैं, नुमाइंदा न्यूज़ राजा कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा कामरान, मस्बत रहा यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में रुझान, क्या वजूहात हैं मोटी मोटी आपके ख्याल में? काफ़ी नुमाया इजाफा, 1502 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। देखिए, 1502 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आए हैं, तवील अरसे बाद है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे अहम बात जो हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से अब कुछ मईशत पे कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है, और जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हुआ है। अभी आज भी असद उमर जो है कराची में मौजूद है और मुख्तलिफ उन्होंने इंगेजमेंट किए हैं, उनको मैंने बराह रास्त सुना है, और वो उनका ये कहना है कि जो आइंदा जो बजट लाया जा रहा है उसमें जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम किया जाएगा, कारोबार करने के जो मौके हैं उनको बढ़ाया जाएगा, कारोबार को फरोग दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये खुशखबरी भी सुनाई है स्टॉक मार्केट के ब्रोकर को कि जो 23 जनवरी को बजट पेश हो रहा है उसमें स्टॉक मार्केट से मुतालिक मुस्बत तब्दीलियां की जाएंगी। जो स्टॉक मार्केट के ऐसे में तब्दीली से मुतालिक 10 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म ने वादे किए थे, अब उनको पूरा करने का वक्त अब आ गया है। इसी तमाम बातों की और इन्हीं तमाम अफवाहों की बुनियाद पर जो है स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया है, और स्टॉक मार्केट में ये बहुत अरसे बाद जो है कारोबारी हफ्ता मुस्बत रुझान पर खत्म हुआ है। मगर अगर हम ये देखें अब जो हुकूमत है वही तमाम गुफ्तगू कर रही है जो मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली थे वो किया करते थे। जैसे आज असद उमर ने पॉइंट आउट किया कि जी अगर आप शाम 7 बजे से लेकर आप 11 बजे के शोज देखेंगे तो आप मायूसी का शिकार होंगे। यही बात जो है एहसन इकबाल की जो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के शोज हैं वो मुल्क में बेड़ा गर्क की सियासत को फरोग दे रहे हैं और मुल्क की जो है उससे मायूसी फैला रहे हैं। आज असद उमर ने भी इमरान खान और फवाद चौधरी के बाद जो है नैब पर बड़ी कड़ी तनकीद की, और उनका कहना है कि नैब जिस तरह से काम कर रही है वो दुरुस्त नहीं है। इसी किस्म की बातें हैं जो मुस्लिम लीग नून भी क्या करती है। हुकूमत में आने के बाद सबके अल्फाज और सबकी
इस्लामिया निगाह है वो एक ही हो गया है। मगर अब देखना यह है कि अभी जो मईशत पे थोड़ा बहुत कंट्रोल हासिल किया है पीटीआई की हुकूमत ने, वो आगे इसको किस तरह से सस्टेन करती है। सबसे अहम मरहला अभी हुकूमत के लिए बाकी है, जब इसको IMF से कर्ज लेना है, और IMF से कर्ज की जो शराइत है वो असद उमर का कहना यह है कि इंतहाई सख्त है और इंतहाई कड़ी है, और हम चाह रहे हैं कि हम इधर उधर से जो ग्रांट लेकर तो राजा कामरान, मिनी बजट आने के बाद आपको किस तरफ चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं? क्या असरात फिर स्टॉक मार्केट पर पड़ेंगे उसके बाद, या आपको लगता है कि उसके कोई असरात नहीं है? देखिए, मिनी बजट जो आ रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा होगा कि एक साल में 3 बजट होंगे, 3 फाइनेंस बिल आ रहे हैं। ये खुद एक हिस्टोरिक इवेंट होगा। इसके अलावा अगर देखें तो असद उमर वादा तो ये कर रहे हैं कि मार्केट के लिए बहुत अच्छे हालात होंगे, स्टॉक ब्रोकर्स ने जो डिमांड की है वो अच्छी होंगी, मगर पाकिस्तान में जो बजट है वो सीक्रेसी पर बनाया जाता है और उसको रिवील उसी वक्त किया जाता है जब जिस दिन वो बजट तकरीर होती है। अमेरिकन सिस्टम नहीं है कि बजट को पहले से डिबेट करके उसको अप्रूव किया जाए। देखना यह है कि फाइनेंस बिल में किस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है। एक तरफ से वो जिस तरह से आपसे पहले जो साहब गुफ्तगू कर रहे थे वो कहते हैं हम एक तरफ से देंगे और एक दूसरे हाथ से ले लेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ से स्टॉक मार्केट को दिया जाए और दूसरे हाथ से जो कंपनीज है उनको इस तरह से वो कर लिया जाए कि वो वापस ही तमाम जो है नेट रिजल्ट जो है वो 0 हो जाए। तो इसको भी देखना होगा। मगर आज असद उमर ने इस बात को तस्लीम किया है कि महंगाई इनके दौर हुकूमत में बढ़ी है। दौरे हुकूमत बढ़ी। अच्छा, अब ये जब नए टैक्स लागू हो जाएंगे, क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर कैसर असलम साहब से भी हमने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अब आम आवाम के लिए तो महंगाई बढ़ने का खदशा ऑब्वियसली मौजूद है, लेकिन साथ साथ उन्होंने पेट्रोल के जो सस्ता होने की बात करके थोड़ी तसल्ली भी दिलाई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मिनी बजट जो आ रहा है वो टैक्स की पेचीदगियाँ ख़त्म करने की जो असद उमर साहब ने बात की वो यही है कि सरमायाकारों के लिए जो है वो कुछ मस्बत चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन महंगाई आम आवाम के लिए बढ़ेगी फॉर श्योर। हाँ जी, आज पहले असद उमर ये कह रहे थे कि मैंने जो है अपनी मईशत को ठीक करने के लिए महंगाई बढ़ाई है, रुपये को डीवैल्यू किया है और जो बाकी जो एडजस्टमेंट्स की हैं उस तमाम को हमने किया है। और आज अपनी बात से वो मुकरते हुए नजर आए कि जी नहीं, मैंने तो नहीं किया, पेमेंट की शराइत आनी बाकी हैं। असद उमर का ये कहना था। जब हमने उनसे पूछा भाई दोस्त मुल्कों से जो पैसा लिए वो ग्रांट है, कर्जा है तो वो कितना है? स्टैटिक कमेटी को वो 3% बनवा के निकल गए, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि जो कर्ज है ये लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट से 3% ऊपर है, +3% है उसके। एक तो बात ये उन्होंने नहीं बताई। आज भी जब उनसे ये सवाल मैंने किया तो वो जवाब देने के बजाय उस सवाल को जो है गोल मोल जवाब देकर वो निकल गए। इसी तरह से ये भी चल रहा है कि अभी जो इनकी मईशत पे ग्रिप नजर आ रही है ये आर्जी है। ये जो कर्जे हैं जब इनका पे बैक आएगा, जब हमने चीन को वापस करने होंगे, अरब अमारात को और सऊदी अरब को इकट्ठे ये तमाम कर्जे वापस करने होंगे, तो उस वक्त हमारी क्या सूरत हाल होगी, हमें इस बात पर देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा कामरान हमसे गुफ्तगू करने के लिए। एक और अहम खबर की तरफ हम जाएंगे। शहर में गैर कानूनी निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से तलबा को बोगस डिग्रियां जारी करने के वाक़यात के बाद डायरेक्टर कॉलेजेस ने तलबा और वालिदैन को दाखिला लेते वक्त मोहतात रहने की तलकीन कर दी है। मजीद शौकत वट्टू की इस रिपोर्ट में जानते हैं। पैसा बर्बाद, वक्त बर्बाद, मुस्तकबिल खतरे में। फैसलाबाद के गैर मंजूर शुदा इदारे तलबा के लिए इम्तिहान बन गए, जहाँ तलबा पूरा वक्त लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, डिग्री तो मिल जाती है मगर इसे कोई मानता नहीं। हायर एजुकेशन कमीशन की मंजूरी ना मिलने से तलबा की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। फैसलाबाद में काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि ना रिकॉग्नाइज नहीं है यूनिवर्सिटी SEC से, और इसका मसला ये है कि बाद में स्टूडेंट्स का टाइम भी वेस्ट हो रहा है और इस वजह से इनका डिग्री भी जाली। ये डिग्रियां मतलब कि जो इशू कर रहे हैं वो HE से तस्दीक शुदा नहीं है और जाली हैं। जब ये मतलब कि ऐसे देते हैं तो वो फिर ऐसे स्टूडेंट्स का टाइम भी ज़ाया होता है और उनके पैसे भी ज़ाया होते हैं, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है स्टूडेंट्स को। डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर मोहम्मद आलम का कहना है कि तलबा को चाहिए कि दाखिले से पहले तालीमी इदारों से मुतालिक तहकीक करें। BBA को कॉलेज करवा रहा है, फलां करवा रहा है, तो हमें चाहिए कि उसके रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट वगैरह देख ले, क्या इसके पास अथॉरिटी है भी कि नहीं है। सवाल ये है कि गैर कानूनी इदारों को कानूनी दायरे में लाना मुमकिन नहीं? अगर नामुमकिन है तो इन इदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। फैसलाबाद शहर में बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर। शहर में कायम गैर कानूनी निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से तलबा को जारी की जाने वाली डिग्रियों की तस्दीक ना होने और मुतादिद यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद तलबा और वालिदैन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं और तलबा के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान लग चुका है। फैसलाबाद से अपने नुमाइंदे शौकत वट्टू से इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी शौकत, क्या हालात हैं, क्या परेशानियाँ हैं यहाँ पर?
हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 221 से ज़ायद जो है वो निजी कॉलेजेस हैं जो फैसलाबाद के जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं उनसे मंजूर शुदा हैं, और इनमें से जो मुतअद्दिद कॉलेजेस हैं वो गैर कानूनी हैं, वो मंजूर शुदा नहीं हैं, और जिसकी वजह से जो तलबा हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर हम बात करें इन कॉलेजेस में, इन जो गैर कानूनी गैर मंजूर शुदा कॉलेजेस हैं इनमें तलीम हासिल करने वाले तलबा हैं उनकी बात करें तो 2017 में मुतअद्दिद ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें से जो तलबा ने वो अपनी डिग्रियाँ मुकम्मल की थी BS प्रोग्राम की, लेकिन अभी तक 2019 आ गया है और उनकी जो डिग्रियां हैं अभी तक वो HEC से मंजूर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो तलबा जो हैं वो उन तलीमी इदारों और महकमा तलीम के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं कि उनकी डिग्रियों का कोई हल निकाला जाए, लेकिन अभी तक ताहाल जो है उनकी डिग्रियों का कोई हल नहीं निकाला जा सका। और जो सैकड़ों तलबा हैं BS प्रोग्राम के या MPhil प्रोग्राम के, वो तलबा जो है वो डिग्रियाँ मंजूर ना होने की वजह से जो है वो शदीद परेशान है, और उनके ना तो उनके इतने साल ज़ाया हुए हैं बल्कि उन्होंने लाखों रुपया अपनी जो फ़ीसें अदा की हैं उनका भी कोई सदेबाब नहीं किया जा रहा कि उनको जो फ़ीसें वापस दिलाई जाएं और उनका जो टाइम है उसको ज़ाया होने से बचाया जाए। जब हम इसके अलावा अगर हम बात करें, शौकत भट्टू हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर तलबा के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान है। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं न्यूज़ एक्स्ट्रा के साथ। रहिए। हाय आएगा वेलकम बैक। दुकानें गिराने के लिए भारी भरकम मशीनरी, मगर मलबा उठाने के लिए कोई इंतजाम ही मौजूद नहीं। आखिर मलबा कौन उठाएगा? वही ढेर जो शहरियों के दुश्वारी का बाइस बन रहे हैं, वही मलबा जो कल एक मासूम बच्चे की जान ले गया। आखिर शहरी हुकूमत इस सिलसिले में सुस्त रवि क्यों दिखा रही है? देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। नालों, सरकारी जमीनों पर कायम मकान हो या दुकान, किसी को रियायत नहीं। एक जानिब दुकानें मलबे का ढेर बनाई जा रही हैं तो दूसरी तरफ शहर भर में फैला मलबा इंसानी जिंदगियों के लिए रिस्क बन चुका है। गुज़िश्ता दिनों कोरंगी में मलबे के ढेर से रिस्क तलाश करने वाला एक बच्चा भी अपनी जान से हाथ धो बैठा था। शहरियों का कहना है कि तजावुज़ात तो हटाई जा रही हैं लेकिन मलबा नहीं उठता, जिससे हादसात रोनुमा हो रहे हैं। ऑपरेशन हुआ है इसके लिए तो अच्छा है, जगह खुली हुई, लेकिन ये मलबा उठे तो ये आवाम को सहूलत होवे कि रोड खुला हुआ तो आवाम को आने जाने में एम्बुलेंस आती है, इमरजेंसी केस होता है तो उसके लिए सहूलत होवे। मलबा उठाने के लिए KMC महकमा बल्दियात को जिम्मेदार करार देती है। कैमरामैन मोहिउद्दीन के साथ इशरत खान, नियो न्यूज़, कराची। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ मार्टिन क्वार्टर्स के रिहायशी सड़कों पर आ गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि वो कई दहाइयों से रिहाइश पजीर हैं। हमारे पास साबका हुकूमत की जानिब से दिए गए मालिकाना हकूक़ की दस्तावेज़ात भी मौजूद हैं। अगर एक्शन किया गया तो सख्त रिएक्शन आएगा। मज़ीद बता रहे हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद गफ्फार। जी जाहिद। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ मैं मौजूद हूँ मार्टिन क्वार्टर में। मार्टिन क्वार्टर वही इलाका है जहाँ पर जिसके खिलाफ गवर्नमेंट ने एक फरमान जारी किया था कि यहाँ जो जितने भी रिहायशी आबादियाँ हैं वो गैर कानूनी हैं, उनको बिल्कुल वो खाली कराया जाए, वाह गुजार कराया जाए। लेकिन पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि कराची में जो है नाजायज़ तजावुज़ात के बेस बनाकर जो है रिहायशी आबादियों को भी जो है वो क्लियर कराया जा रहा है, उनको भी खाली कराया जा रहा है। हालांकि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि जो गवर्नमेंट ने उनको लीज दी है, यहाँ पर जो रहने के हकूक़ दिए हैं वो बिल्कुल कानूनी है। और कल हमने देखा कि वसीम अख्तर जो मेयर कराची हैं, कराची के, उन्होंने जो है एक धमकी दी है वफाकी गवर्नमेंट को कि अगर इनको 1 इंच भी हिलाया गया तो वो अपने अहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। और क्या इस बात में हकीकत है, कितनी सच्चाई है, यहाँ के रिहायशियों से हम जानेंगे कि वो यहाँ कब से आबाद हैं और जब इनको यहाँ पर रिहाइश के हकूक़ दिए गए थे तो क्या वाकई वो कानूनी थे या गैर कानूनी? जी, आप कितने अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और यहाँ पर क्या आपके मसाइल रहे हैं और जो गवर्नमेंट ने ये फरमान जारी किया है कि वो यहाँ की जो रिहायशी जो मकीन है उनसे ये घर खाली करा लिए जाएँ? देखें, बुनियादी तौर पे तो पैदाइश भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मार्टिन क्वार्टर की है और उसी घर में कि जहाँ इस बात की ये दावेदारी कर रही है स्टेट डिपार्टमेंट या PWD। मैं ये समझता हूँ कि जो एक लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया था कि काबज़ीन का, PWD और स्टेट डिपार्टमेंट यहाँ काबिज़ हैं, ये इनकी मिल्कियत नहीं है, ये लैंड इनकी नहीं है, ये मतरूका इमलाक है। और ज़ाहिर है कि कायदे आज़म और लियाकत अली ख़ान के पास जब यहाँ से लोग गए थे तो उन्होंने यहाँ कुछ हट्स बनाने का कहा था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लोग थे, मुल्क को सिस्टम पर लाना था।
ये जो इस वक्त जो यहाँ मैं ये समझता हूँ जो कार्रवाई हो रही है, यहाँ की चोर और करप्ट अफसरशाही, देखें अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो ये जो PWD और स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं ये क्यों बिल्डरों के साथ यहाँ विजिट कर रहे हैं? मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान के वो अजीम लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, अपनी ज़िंदगियों को यहाँ बर्बाद किया है। अगर इन पे कोई दाग लगा, कोई गलत बात की गई इनके लिए, तो वो शर्मनाक है। इसलिए कि अगर ये वाकई, क्या आप इस मुल्क की अफसरशाही को जानते नहीं? किसी इदारे में चले जाएं, चोर और लुटेरे बैठे हैं। और ये तो 100% देखें, इनका हाल ये है कि इनके छोटे चपरास से लेके चीफ इंजीनियर तक PWD के अगर आप जाएं तो ये तमाम के तमाम करप्ट लोग, इनका ऑडिट कराया जाए 30 साल का, इन्होंने लूटा है इस बुरी तरह इस इदारे को। ये मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का कि इस जगह से PWD का या स्टेट डिपार्टमेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जहाँ स्टेट उसकी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात है, कहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट में ये कि ये मार्टन किलीटन जहांगीर और वेस्ट के मकीनों को बेदखल किया जाए? देखें बात ये है कि ये अफसरशाही है, ये चाहती है कि ये एक आज़ाद ज़मीन है, यहाँ पे काबिज़ होके बिल्डर माफिया के साथ मिल के लूटा जाए, खाया जाए। इंशाअल्लाह ताला ये इनकी भूल है। यहाँ के लोग दयानतदार हैं, अमानतदार हैं, इस मुल्क की खिदमत की है। और स्टेट डिपार्टमेंट जैसे इदारे ने, जो चोर इदारा है, यहाँ के लोगों को मालिकाना हुकूक दे चुके हैं। अब ये कौन सी सुर निकल आई है कि यहाँ से लोगों से मकान खाली कराए? जी, आपने जो मार्टन क्वार्टर के रिहायशियों की, इलाका मकीनों की जो है आपने उनकी बात सुनी। उनका यही कहना है कि अगर यहाँ पर हुकूमत की जानिब से, हालांकि कोई इनको नोटिस तो अभी नहीं मिला है, अगर इस तरह का कुछ होता है तो उसका भरपूर रिएक्शन होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने मेयर कराची के बयान को भी जो है खुशाइन करार दिया कि उन्होंने खुद के 35 साल उनको हो गए यहाँ कराची के अंदर हुकूमत करते हुए। वो पहली दफ़ा इस इलाके के लिए, इस हल्के के लिए बोले हैं। और यही हल्का नहीं है, बल्कि इसके सामने जो जहांगीर रोड है और फिर एक गार्डन ईस्ट का जो एरिया है, इन तीनों में जो है वो इनकी जो रिहायशी आबादी है उसको खाली कराने का एक फरमान जारी हुआ था। बहरहाल अब देखते हैं कि इस पर कितना जो एक्शन होगा हुकूमत की जानिब से। लेकिन यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको ये इस बात का यकीन है कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जिला शर्की और जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में फुटपाथों पर कायम दुकानों को मस्मार कर दिया गया। दुकानें, बाजार, घर तो गिरा दिए गए, मगर मलबा उठाने का काम कौन करेगा? क्या मलबा उठाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं? इसी मामले पर बात करेंगे। और बल्दिया उज़्मा ने तजावुज़ात को खत्म करके सामान भी कब्जे में ले लिया है। सीनियर डायरेक्टर KMC बशीर सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर सदीकी साहब, ये जो एहतजाज कर रहे हैं लोग मार्टन क्वार्टर्स के, और वो ये भी कह रहे हैं कि मालिकाना हकूक़ के दस्तावेज़ात उनके पास मौजूद हैं, अगर साबिक़ा हुकूमत ने दस्तावेज़ात उनको दी हैं, उनके पास मौजूद हैं, तो फिर किस तरीके से उनको वहां से हटाया जा सकता है? देखें, ये जो मार्टन क्वार्टर्स का मामला है, ये कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन जो है इस मामले को अपनी देख रही है। सही है। फेडरल गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑर्डर्स किए और फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हुई है और सिंध गवर्नमेंट का अपना एक इदारा है वो इस मामले देख रहा है। कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन ने अभी तक ना कोई इन पर कार्रवाई की है और ना ही कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन के जो है ये इख्तियार में है। अच्छा बशीर सदीकी साहब, ये बताएगा ये जो मलबा गिराने का काम जारी है कि इतनी भारी भरकम मशीनरी उसके लिए इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन फिर मलबा उठाया नहीं जा रहा, इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? और आखिर इसमें इतनी सुस्तरवी का शिकार क्यों है जो हुकूमत है या फिर जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके हवाले से क्यों ऑर्डर्स नहीं दिए जाते? वहाँ पर एक मासूम बच्चे की जान भी जा चुकी है अब तक। जी देखें, इसके लिए बिल्कुल आपको मैं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत क्लियर है। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आम आवाम को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कचरा है कराची के अंदर, कचरा उसको उठाने का काम सॉलिड वेस्ट का है। गवर्नमेंट ने वो पूरा का पूरा कराची के अंदर कचरा उठाने का काम सॉलिड वेस्ट को दिया हुआ। नहीं बशीर सदीकी साहब, मुझे ये बताएगा कि ये जो मलबा गिराया जाता है ये भी कचरे के जुमरे में आएगा? मैं उसी के बारे में आ रहा हूँ, पहले उसी के बारे में आ रहा हूँ। इसके बाद आप जो है कचरे के अलावा अब जो जहाँ पर इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई है और वहाँ पे मलबा गिरा हुआ है, बिल्कुल सही है। जैसे अभी आप देखेंगे लाइट हाउस का भी मलबा पड़ा हुआ है और जहाँ अभी आप देखेंगे तो चिड़ियाघर पे भी मलबा भी मौजूद रहेगा, आपको नजर आएगा। कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन माली तौर पे इतनी मुस्तकम नहीं है कि वो फुटपाथ भी वो रिपेयर करे और ये मलबा भी उठाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो है वो मेयर कराची ने अपना स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिए हैं और 20 करोड़ रुपए की जो है एक समरी मूव हुई है, जिसमें बल्दियात साहब ने भी साइन की है। तो कब तक काम शुरू हो जाएगा?
3 से 4 रोज के अंदर वो 20 करोड़ रुपए की जो है मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को मिल जाएंगे, तो ये मलबा उठने का काम भी शुरू हो जाएगा। और जो सही है। अच्छा, सरफराज कायम खानी हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सरफराज कायम खानी साहब, अभी बशीर साहब ने एक नवीद सुनाई कि शायद 3 से 4 रोज में जो ये काम शुरू हो जाए, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा ये प्रॉब्लम है और किस तरीके से लोग किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं उससे? ये अगर इलाके देखें तो ये नागन चौरंगी है, वाटर पंप है, आयशा मंजिल है, जबकि कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके हैं, 2.5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये वो जगह है जहाँ पर अंबार लगे हुए हैं। तजावजात की बात करें या कचरे की बात करें, कचरे का जिस तरह से बल्दिया उस्मा कराची का वो नहीं है इख्तियार, लेकिन जो तजावजात है वो ऑपरेशन तो किया जा रहा है बशीर सिद्दीकी की जानिब से, लेकिन एक फोर्स कायम की गई थी कि जो यहाँ पर कैंपिंग करेंगी, जहाँ जहाँ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो चुके हैं, ना तो वो कैंपिंग नजर आई, ना ही कोई फोर्स नजर आई जो दोबारा तजावजात कायम होने से रोक सके। अब हमने ये देखा है कि पार्किंग प्लाजा सदर, जहाँ पर जिसे मॉडल के तौर पर एक तजावजात से पार्क करना था और शहरियों को ये बताना था कि तजावजात खत्म होने के बाद ट्रैफिक किस तरह से बहाल होता है और किस तरह से शहरी आसानी से अपने घर जा सकता है। तजावजात खत्म करने के बाद देखने में ये आया कि वो जो तजावजात माफिया जो काबिजीन थे वो फिर से सदर पार्किंग प्लाजा के अतराफ में आकर बैठ गए हैं। और जब हमने उनसे एक आम शहरी बनकर पूछा कि आप लोग यहाँ आ गए हैं, क्या केएमसी वाले नहीं पकड़ेंगे, तो उनका ये जवाब था कि हम केएमसी को भी पैसे दे रहे हैं, हम सिंध पुलिस को भी पैसे दे रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस को भी पैसे दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आके खड़े होते हैं, हमें कोई नहीं रोकता। यहाँ पर ये जो ठेला माफिया है, इन्होंने पूरे शहर के ट्रैफिक को धर्म भरम किया हुआ है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो उन ठेलों से आगे खड़े होकर ट्रैफिक बहाल करवा रही है ताकि उन ठेलों को आगे चलाए। यहाँ पर शाम सदर का जो इलाका है, शाम 4 बजे के बाद यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। रोजाना ऑपरेशन किए जा रहे हैं बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से, रोजाना तजावजात कायम हो रही हैं। कोई मजबूत कार्रवाई की जाएगी जब तक इनके खिलाफ कोई बड़े चालान इनको नहीं किए जाएंगे, जब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं होंगे, तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। बशीर सिद्दीकी साहब, ये जो सूरत हाल सरफराज कायम खानी साहब बता रहे हैं, ये आपके इल्म में है, और अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो फिर इनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? किस तरीके से फिर इन पर कंट्रोल किया जा सकेगा? जी बिल्कुल, सरफराज कायम खानी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह हो रहा है कि लोग जो है ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है कि मोबाइल किस्म की, ये फौरन जो आ जाते हैं और जैसे ही वहां पर कोई कार्रवाई की जाती है तो ये अपनी रेडियां लेकर मोबाइल भाग जाते हैं और दोबारा वो आ जाते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो है वो कमिश्नर कराची साहब ने एक ऑर्डर भी निकाला हुआ है और एसएसपी साउथ जो है उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट जनूबी के लिए एक ऑर्डर निकला हुआ है कि इलाके का एसएचओ और वहाँ के एरिया का जो भी एसओ होगा जहाँ पर ये वो फौरी तौर पर इस पर कार्रवाइयाँ करेंगे और उनको जरूरत महसूस होगी तो वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो जिक्र किया उन्होंने सरफराज कायम खानी ने, जो टास्क फोर्स है, वो टास्क फोर्स इंशाल्लाह ताला 2 से 4 में, हमने आज भी कार्रवाई की है इन इंक्रोचमेंट के खिलाफ और हमने कल भी कार्रवाई की थी और सैकड़ों की तादाद में हमने पथारे ठेले उठाए हैं सदर के में। अच्छा, ये जो बशीर सिद्दीकी साहब आपने सॉफ्ट इंक्रोचमेंट की बात की है, इनका मुस्तकिल तौर पर कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल इनका मुस्तकिल तौर पर बिल्कुल हल हैगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम अभी हार्ड
से महरूम आवाम भी नजर आएंगे। शहरी बेहंगम ट्रैफिक और दीगर कई मसाइल का शिकार हैं। बल्दियाती इदारों को दरखास्तें देने के बावजूद सुनवाई नहीं होती। इरशाद खान रिपोर्ट करेंगे। कराची में ये सड़क कोई नहर या नदी नाला नहीं बल्कि गार्डन की निश्तर रोड है। निश्तर रोड के मकीनों को गंदगी, गलाजत, टूटी फूटी सड़कों और सेवरेज के मसाइल का सामना है। बल्दियाती इदारों को बार बार दरखास्तें देने के बावजूद सुनवाई नहीं होती। बहुत तकलीफ होती है हमको। आपके सामने ये बच्चे ये पानी से आते, कीचड़ से आते, फिर तलक घर पे पहुँचते, समझे। आपके सामने ये बच्चे देख लें आप कि क्या है बच्चों की हालत। स्कूल की तालबात भी गंदगी से तंग हैं। कहती हैं सड़क से गुजरना मुहाल हो चुका है। स्कूल आने जाने में बहुत परेशानी होती है क्योंकि कभी कभी यहाँ गाड़ियाँ भी फंस जाती हैं इन गड्ढों में और कुछ बच्चे गिर भी जाते हैं गाड़ियों से और स्कूल आने में बहुत दुश्वारी होती है। गार्डन का सिर्फ निश्तर रोड ही नहीं, इतराफ की गलियाँ, राम स्वामी, शू मार्केट और गजदराबाद के शहरी भी सेवरेज के बुनियादी मसाइल से दो चार हैं। शहर कायद में एक जानिब भारी मशीनरी से तजावुज़ात का खात्मा जारी है तो दूसरी जानिब ऐसा मालूम होता है कि बल्दियाती इदारे और सिंध हुकूमत आवाम के बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम नजर आ रही है। कैमरामैन मोयुद्दीन के साथ इरशाद खान, न्यूज़ कराची। मानसरा की तहसील छतर प्लान में सुबह से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। शदीद बर्फबारी के बायस शाहराह कराक्रम शारकोल के मकाम पर बंद है। शिमाली इलाका जात जाने वाले सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया की जानिब से सड़क को खोलने का काम जारी है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ रियासत खान से। जी रियासत, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी मैं इस वक्त शारकोल टाप पे खड़ा हूँ। छतर प्लान का मकाम है जहाँ पे शदीद बर्फबारी हो रही है और ट्रैफिक की रवानी के लिए बहुत मुश्किलात हैं। गिलगित, स्कर्दू और बल्तिस्तान से जाने वाले मुसाफिर और गिलगित, लाहौर और पिंडी से जाने वाले मुसाफिर को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सुबह 4 बजे से शदीद बर्फबारी हो रही है और तकरीबन 3 घंटे के लिए रोड मुकम्मल शाहराह रेशम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। जो मकामी पुलिस ताना बटल के एसएचओ ने बरवक़्त पहुंचकर ट्रैक्टर लगाकर छोटी गाड़ियों के लिए रोड खोल दिया है और अब इस वक्त तो बर्फबारी रुक चुकी है लेकिन तकरीबन 1 फुट तक बर्फ़ बढ़ चुकी है। छतर प्लान इस वक्त एक खूबसूरत नज़ारे का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और शदीद सर्दी के बायस टूरिस्ट को भी शदीद सर्दी लग रही है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी अपडेट करने के लिए। बहुत ही हसीन किस्म के मनाजिर हमें दिखाए गए। वादी कोयटा और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है जबकि दीगर इलाकों में बारिश के बाद मौसम जो है वो मज़ीद सर्द हो चुका है। कोयटा से बर्फबारी का हाल आसिफ बलोच की ज़ुबानी। वादी कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। तवील अरसे बाद कोयटा में होने वाली बारिश और हल्की बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। कोयटा के अलावा ज़ियारत में बर्फबारी के बाद सयाहों ने ज़ियारत का रुख कर लिया जबकि मस्तूंग समेत दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज हम बहुत खुश है, अल्लाह का फजल करम हुआ है हमारे साथ। ये रात भर जो है थोड़ा बहुत बारिश हुआ है, हमारे ये छिलतन वगैरह ये पहाड़ पर सफेद हो रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा में मौसम अब आलूद रहेगा जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। बादल बरसते ही मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। इस्लामाबाद, कराची, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में रिमझिम से मौसम सुहाना हो गया है। मलका कौसार मरी में रुई के गालों ने इस पहाड़ सफ़ेद कर दिए। गिलियात, सवात, शुगरान, नारान, बाबूसर टॉप और अपरदीर में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद दिलकश नज़ारों के मज़े लूटने बालाई इलाकों में उमड़ आई है। मंचलों ने खूब मौज मस्ती की और हल्ला गुल्ला भी किया। बादल बरसते ही मुल्क भर में जाड़ा धूम मचाने लगा। मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद में बारिश से जल थल एक हो गया।
एबटाबाद, मानसहरा, मुजफ्फराबाद और रावलाकोट के अलावा अटक, रहीम यार खान और बहावल नगर में बादल छम छम कर बरसे, सर्दी जोर पकड़ गई। कराची में भी मौसम सरमा की पहली बारिश से खुनकी बढ़ गई। उधर मरी और गिलियात में आसमान से बरसती चांदी ने वादी का हुस्न मजीद निखार दिया। दिलकश नजारे देखने सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। नारान, कागान, वादी नीलम, स्कर्दू, गिलगित और हुंजा में बर्फबारी ने वादियों की हुस्न को चार चांद लगा दिए। अपर दीन में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मंचलों का रक्स, सयाह भी झूम उठे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला भी जारी है। जिला सदनौती की तहसील तराड़खल में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो चुका है। सर्दी में इजाफे की वजह से इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मौसम के हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला सदरौती तराड़खल में और रात गए से यहाँ पर बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज़ाद कश्मीर भर में मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश और कहीं बर्फ़बारी की वजह से मौसम जो है वो बहुत खूबसूरत हो चुका है। तराड़खल में और नहरिया शरीफ और बंजोसा में भी रात गए से बारिश जारी है, जबकि ज़िला सदनौती के मकाम पलंदरी हलियान में बारिश जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। गिरती हुई रुई के गालों की तरह ये जो बर्फ़ है इसने मौसम को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाएं तो जो मेरे साथ पीछे जो दरख्त हैं तो ये मुकम्मल सफ़ेद हो चुके हैं। इलाका जो है वो मुकम्मल सफ़ेद हो चुका है और ये इलाका जन्नत नज़ीर का जो है वो अक्स पेश कर रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। इसके साथ ही न्यूज़ एक्स्ट्रा से आज के लिए बस इतना ही। आपसे इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।